बहुत लोगों ने शायद ये सुना हो, कुछ ने ना सुना हो। अमेजिंग फैक्ट है एक तरीके का कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो बिटकॉइन होल्ड करता है उस बंदे का नाम है सतोशी नाकामोटो। Satoshi Nakamoto. इस बंदे के पास 1.1 मिलियन टोटल जो है बिटकॉइंस है और उसकी जो कीमत है वो 120 बिलियन डॉलर्स है। बिलियन 120 के अप्रोक्सीमेटली। कहने का मतलब ये है कि उसके पास जितने भी बिटकॉइन है ना, उससे वो दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में आ जाता है। लेकिन ना तो उस बंदे ने, सतोशी नाकामोटो उसका नाम था जिसने बिटकॉइन को फाउंड करा, उसी ने बिटकॉइन को फाउंड करा, ना तो उस बंदे ने 1 रुपया उसमें से खर्च करा, ना आज तक उसकी कोई ट्रांजैक्शन हुई। और ये बंदा ऐसे गायब हो गया। पहली बात तो सतोशी नाकामोटो उसका रियल नाम नहीं है, उसने कोई जापानीज नाम उठाया था और वो बस गायब हो गया। Who is Satoshi Nakamoto and what did he invent? बिटकॉइन को इन्वेंट करने के बाद गायब हो गया और जैसे उसका पर्पस ही वो सिर्फ वो था, पैसे का उसको कोई लालच नहीं था। रॉबिनहुड टाइप का इंसान समझ लो आप। पर सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? मतलब कौन ही बेवकूफ़ ऐसा होगा जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर छोड़ के चला जाएगा? ऐसी कौन सी खुंदस थी उसको, कौन सा उसको ऐसा इन्वेंशन करना था, उसको दुनिया में ऐसे खुरापाती करने का उसका क्या दिमाग में आया? ये कहानी ना आपको स्मार्ट बना देगी बहुत, क्योंकि जितनी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आप सुनते हो ना, वो जरूरी नहीं है कि वो सारी सच हो और यूजुअली बहुत मिस इन्फॉर्मेशन लोगों के पास पहुंचती है और लोग मान भी जाते हैं। तो जो मैं आपको बताऊंगा, इससे एक चीज़ तो श्योर है कि आप स्मार्ट बन के निकलोगे, फिर आपको इन्वेस्टमेंट करने का और फ्यूचर कैसा होने वाला है इन सब की समझ जो है ना वो बेहतर हो जाएगी आपकी। उसी चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा। अपने इंडिया में क्या होता है ना कि कुछ लोग समझते हैं कि भाई क्रिप्टो जो है वो तो फ्रॉड है, कुछ कहते हैं कि भाई नहीं क्रिप्टो तो फ्यूचर है। हर कोई अपनी अंडरस्टैंडिंग बना के बैठा हुआ है, लेकिन कोई भी डीप रिसर्च नहीं करता। बहुत ही गिनती के लोग करते हैं और सब अपनी अंडरस्टैंडिंग बना के बैठ जाते हैं, ओपिनियन, और उसी को ही बस वो फैलाने लग जाते हैं। इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या फ्यूचर है क्रिप्टो का, क्या नहीं है। ठीक है, अब ये कहानी मैं शुरू करता हूँ आपको। और कहानी समझने के लिए ना आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि पास्ट में, हिस्ट्री में पैसे का क्या कॉन्सेप्ट रहा है, पैसा कहाँ से आया, क्या हुआ। क्योंकि क्रिप्टो भी एक तरीके से पैसा ही है ना, करेंसी है। वही मैं आपको शुरू करता हूँ। अब देखो, जब राजा महाराजाओं का टाइम था ना, पुराना वाला, तो उस टाइम क्या होता था कि प्रोडक्ट्स नहीं थे। मतलब बहुत बेसिक चीज़ें थी, जैसे खाना, पानी, कपड़ा, ठीक है, जमीन, धरती, ये सब चीजें थी जो एक इंसान जो है उसे कंज्यूम कर सकता है और पैसे के बेसिस पे कंज्यूम कर सकता है। मतलब पैसा दो, गोल्ड दो और ले लो, इससे ज्यादा कुछ था ही नहीं। अब राजा महाराजा जो हुआ करते थे, उनके किंगडम में तो उनके पास सब कुछ ही होता था। मतलब खाने की उनको कमी नहीं है, फूड की, पानी की कमी नहीं है, कपड़ों वपड़ों की कमी नहीं है। तो यूजुअली राजा महाराजा इसीलिए दूसरे के किंगडम पे मतलब अटैक करते थे, उसको कंट्रोल में लेने की कोशिश करते थे, क्योंकि उसके अलावा तो कोई एम्बिशन वैसे भी दिखाई नहीं दे रही। और साथ में जो रिसोर्सेज थे उनके किंगडम के, ये रिसोर्सेज इतने लिमिटेड थे कि इन्हें बड़े बड़े पावरफुल लोग कंट्रोल करते थे, और जो गरीब है बेचारा, उसको मैनिपुलेट करने के लिए उसको उतना ही खाना, उतना ही फूड, पानी, ये सारी फैसिलिटीज मिलती थी जितना जरूरी है। अगर ज्यादा मिल जाएगा तो भाई वो राजा के लिए सेना में क्यों लड़ेगा? अगर ज्यादा मिल जाएगा तो फिर उसको क्या ही फर्क पड़ता है कि कौन सा किंगडम किस राजा का है। फिर क्या हुआ कि कुछ समझदार लोग थे, दिमाग वाले लोग, उन्होंने सोचा कि भाई ज्यादातर सोना और पैसा जो है, पावर जो है, वो किसके पास होती है? राजा के पास, मंत्री के पास, और उसके बहुत सारे जो मंत्री होते हैं और उसकी जो पूरी मिनिस्ट्री टाइप की बैठी होती है उसके पास होता है सारा का सारा, है ना, सेनापति वगैरह और बाकी जो लोग होंगे। अब क्यों ना मैं ऐसा करूं, कुछ ऐसे दिमाग वाले लोग थे, उन्होंने क्या सोचा कि भाई ऐसा करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे कि भाई लोग पानी तो पीते हैं, ठीक है, चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, और जो कपड़े हैं उनमें हम हीरे मोती लगा देंगे, कपड़े को सॉफ्ट कर देंगे या अपने अपने टेक्निक लगाएंगे। एक तरीके का जो आज हम देखते हैं ना कि भाई पेप्सी और भाई कोको कोला और चिप्स और भाई पता नहीं क्या क्या, आजकल तो प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट है। तो उस टाइम ये सारी चीज़ें कुछ लोगों के दिमाग में आई, उन्होंने थोड़ा सा बढ़ाना शुरू कर दिया। और ये पूरे पैन वर्ल्ड हो रहा था, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह पे। तो उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया। अब जब वो इन चीज़ों को बनाएंगे और बेचेंगे तो पैसा लेंगे। पैसा लेंगे तो इनको खरीदने वाले जो लोग होते थे वो ज़्यादातर कौन होंगे? या तो राजा महाराजा होंगे, या अगर गरीब या कोई नॉर्मल आदमी है तो उसको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसको सोने की मोहरें देनी पड़ेंगी, तब जाकर उसको मिलेगा। तो धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हुआ कि पहले राजा महाराजाओं के टाइम पे राजा सबसे टॉप पे है, उसके बाद जो वॉरियर क्लास है जो लड़ते हैं वो आगे सेकंड नंबर पे, या फिर यूं कह लो कि वो आगे थर्ड नंबर पे, और सेकंड नंबर पे आगे मंत्री, सेनापति, ये सारे लोग हैं ना। लेकिन जब ये बिजनेस वाला पहला कुछ लोगों ने दिमाग लगाया ना, तो वहां से मर्चेंट्स का जन्म हुआ। मर्चेंट्स मतलब जो इन चीज़ों को करने लग गए। भाई चाय कॉफ़ी बना दी और कपड़ों पे डायमंड्स लगा दिए, फैशन आ गया, ये सारी चीज़ें। और कोई अगर बीड़ी सिगरेट पीता है तो उसके लिए सिगार बना दी बढ़िया वाली, वाइन का विकास हो गया, इस टाइप की चीज़ें होती रही। अब ऐसा मत समझना कि भाई व्यापारी बहुत लंबे टाइम से थे, व्यापारी थे, लेकिन ये जो कैपिटलिज्म की तरफ शुरुआत हुई, इसकी एक अलग ही पहचान है। तो ये सारा कुछ चलता रहा। राजा महाराजाओं का टाइम भी थोड़ा आगे बढ़ता चला गया। फिर ये ब्रिटिशर्स वाला टाइम आ गया, जब ये इनकी कॉलोनीज होना शुरू हो गई, क्वीन एलिजाबेथ और ये सारा कुछ कहानी। तो उस टाइम क्या हुआ, इस टाइम आने तक वॉरियर क्लास और मर्चेंट, इन दोनों की जो पावर थी ना वो बैलेंस हो गई। मतलब सबसे ऊपर तो राजा और रानी है ही, उसके नीचे उनकी मंत्री हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद मर्चेंट और वॉरियर्स जो होते हैं, जो सेना में लड़ते हैं, वो बराबर पे हो गए ऑलमोस्ट। मर्चेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। अब मर्चेंट्स की भी जो है उनकी मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने की कैपेबिलिटी भी बढ़ गई थी। अब वो सिर्फ चाय कॉफी या फिर कपड़ों में डायमंड वगैरह थोड़ी लगा रहे थे। अब तो उनके पास भाई परफ्यूम भी बनाने लग गए, वो सिगार बनाने लग गए, वो अल्कोहल, वाइन, इनकी तरह तरह की उपज होने लग गई। स्पाइसेस का ट्रेड होने लग गया, मसालों का। स्पाइस का ट्रेड से तो बहुत सटीक एग्जांपल ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिसने इंडिया पे रूल किया है, और उन्हीं के सहारे वो मतलब अंदर घुस गए, भाई भाई बोल गए, और फिर पूरे देश पे उन्होंने कब्जा कर लिया। खैर आप समझ गए कि मर्चेंट्स जो थे, बिजनेसमैन, उनका रोल इंपॉर्टेंट होने लग गया। इनफैक्ट जो देशों को पहली बार, मतलब जो किंगडम हुआ करते थे, राज्य, उन राज्य को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए पहली बार लड़ाई झगड़े के अलावा भी एक ऑप्शन मिल गया कि भाई ट्रेड कर लेंगे। भाई अपने तुम हमें मसाला दे दो, हम तुम्हें गोल्ड दे देंगे, हम तुम्हें ये दे देंगे, हम तुम्हें वो दे देंगे,
ट्रेड आप समझते ही हो कि बिजनेस कैसे होता है। और ये सारी चीजें जो है वो हावी होने लग गई, मतलब इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन, ये सारी चीजें हावी होने लग गई। फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया टाइम के साथ, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज खुलने लग गई और प्रोडक्शन और हैवी होने लग गया। अब इस चीज में एक ब्यूटीफुल चीज हुई। ब्यूटीफुल क्या हुई कि जैसे पहले कभी राजा महाराजाओं का टाइम था और जब आपस में इतने लड़ाई झगड़े होते थे, तो अब जो है राजा महाराजाओं के पास या फिर रिच जो थे, एलिट्स जो थे, पावरफुल जो लोग थे, उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हो गए। मतलब वो कॉफ़ी पी रहे हैं भाई, सिगार पी रहे हैं, बहुत एक्सपेंसिव वाइन पी रहे हैं। लेकिन इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि इनकी एक्सपेंसिव वाइन को बनाने के लिए जो गरीब है वो इंडस्ट्री में काम करता था और उसकी वजह से वो पैसे कमाता था और उसको जो है रोटी मिल जाती थी। पहले तो रिसोर्सेज कम थे, और रिसोर्सेज कम थे तो अमीर जो थे वो उस पर कंट्रोल रखते थे। अब जो है वो सबको एक बैलेंस क्रिएट हो गया कि भाई चलो अमीर जो है वाइन पी लेगा, गरीब जो है वो कच्ची दारू पी लेगा अपने गांव में ही। तो एक सिस्टम बन गया और यही धीरे धीरे कैपिटलिज्म में कन्वर्ट होने लग गया। देखो एक बहुत ऑब्वियस सी बात है यार, अगर एक जगह पे एक घर में, मान लो घर छोड़ो, एक मोहल्ले में 4 सेब या 10 सेब पड़े हैं, ठीक है, तो हर को तो जो सबसे पावरफुल होगा ना वो 10 के 10 सेब उठा के ले जाएगा। लेकिन अगर तुम ज़्यादा प्रोडक्ट्स वहाँ पे कर दोगे, 10 सेब हैं, 4 केले हैं, 3 संतरे हैं, ये करके बहुत सारी चीज़ें कर दो, तो पावरफुल क्या करेगा, जो उसको पसंद है वो उठा के ले जाएगा, बाकी छोड़ जाएगा ताकि बाकी गरीब खा ले। यही आज की कैपिटलिज्म का सच है, यही है प्रोडक्शन और कंजम्पशन की। इतना प्रोडक्शन करो, अमीर जो है वो फरारी ले लेगा, गरीब जो है वो अपना स्कूटर तो चला ही लेगा। अब ये सारा कुछ हुआ तो ऑटोमेटिकली है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ दिमाग वाले थे जिन्होंने बिजनेस करा। तो ऐसा नहीं है कि उनके मन में बहुत कंपैशन था, बहुत काइंड लोग थे भाई और बहुत ही भगवान के बंदे थे, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने अपने फायदे के लिए शुरू करा, लेकिन उसमें दुनिया का फायदा होने लग गया। यही नेचर का अलग ही कॉन्सेप्ट है। ये नेचर अपने आप को खुद हील करता है। जब दुनिया में बहुत पाप हो जाता है तो वो अपने आप ही हील करता है। ऐसे मैकेनिज्म निकल के आते हैं जिससे गरीब का भला हो सके। लेकिन फिर सुख शांति थोड़ी सी बढ़ गई। हालांकि वॉर हुए हैं, बहुत सारे वॉर हुए हैं, लेकिन थोड़ी सुख शांति बढ़ गई और लोगों ने हथियार सब नहीं उठाते। अब सेना होती है हर किसी की, लेकिन पहले तो हर कोई सेना था, है ना। अब जो है वो लोग थोड़ा सिविलियंस हो चुके हैं, थोड़ा सही हो चुके हैं। लेकिन वही बात है कि कैपिटलिज्म ने हेल्प तो बहुत करी ये प्रोडक्शन और कंजम्पशन के तरीके से गरीबी को मिटाने में। यूरोपियन कंट्रीज की तो गरीबी कब की मिट गई थी काफ़ी हद तक, लेकिन इसके टॉक्सिसिटी फिर बढ़ने लग गई। हमारे देश को तो खैर गुलाम था, हम तो क्या ही बोले, पर दुनिया में गरीबी जो है वो काफ़ी कम होने लग रही थी। एट द सेम टाइम ये जो मैकेनिज्म था प्रोडक्शन और कंजम्पशन का, ये अपना साइड इफेक्ट दिखाना शुरू कर दिया। हर अच्छी चीज़ जो है वो एक टाइम पे आने के बाद खराब तो होती है और वो गंदे लेवल पे टॉक्सिक हो जाती है। अब होता क्या था, एक चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया, जो मैं यहाँ पे मेक श्योर कर देता हूँ कि सही से आप समझ जाओ। जब मैंने बताया था कि मर्चेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, तो मर्चेंट्स जो है वो बिजनेसमैन बन गए एक तरीके से। अब कभी राजा महाराजाओं का जब युद्ध होता था, युद्ध, तो उन्हें पैसे चाहिए, गोल्ड चाहिए। कई बार उनको वेपन्स खरीदने हैं दूसरे राज्य से, कई बार उनको दूसरे राज्य की आर्मी भी चाहिए, तो भाई वो आर्मी लेने के लिए भी तो पैसा लगेगा, गोल्ड लगेगा। तो वो क्या करते थे, वो अपने राज्य के मर्चेंट से पैसे गोल्ड उधार लिया करते थे। और क्योंकि मर्चेंट के पास तो गोल्ड था भाई, उन्होंने उस टाइम पे कॉफी और, मैं बताया था ना, कॉफी और कपड़े वपड़े बेचने शुरू कर दिए थे उस टाइम पे, तो उनके पास सोना हुआ करता था। वो राजा को उधार देते थे, या तो उधार देते थे या फिर दे देते थे, सिंपली दे देते थे, और उनसे एक प्रॉमिस ले लिया करते थे। प्रॉमिस क्या होता था कि भाई हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे हमेशा राजा, और हम तुम्हें ट्रेड लाइसेंस देंगे। ट्रेड लाइसेंस मतलब तुम हमारे यहाँ व्यापार कर सकते हो और हम तुम्हें रोकेंगे नहीं और कोई और तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ये हमारी तुम्हें प्रॉमिस है, वादा है, प्रोटेक्शन हम करेंगे तुम्हारा। अब यहाँ पे जो मर्चेंट लोन दे रहे हैं, लोन उसका गोल्ड का, ये लोन नहीं भी दे रहे हैं, पैसे सिंपल गोल्ड दे रहे हैं, तो वो एक एजम्पशन पे दे रहे हैं ना कि भाई राजा जीतेगा तो मेरा बहुत भला होगा, है ना। तो हुआ क्या कि यही जो लोन का प्रोसेस है, जो कभी राजा महाराजा मर्चेंट से लिया करते थे, ये आगे बढ़ गया लोन, ठीक है। और फिर जब सिंपल डेमोक्रेसी आने लग गई तो बैंक वगैरह होने लग गए। अब लोग पैसे तो कमा रहे थे, लोग या तो पैसे कमा रहे थे या गोल्ड कमा रहे थे, उसे आप किसी भी टर्म में समझ लो, फाइनली तो एक करेंसी है वो। अब वो पैसे जमा करके इकट्ठा करते थे बैंक के अंदर, और बैंक उस पैसे को उठा के किसी और आदमी को लोन दे दिया करती थी, जिससे वो फिर ब्याज लेगी, और ब्याज लेगी तो बैंक चलती रहेगी, बढ़िया अपना सिस्टम बना रहेगा। लेकिन यहाँ भी सब सही था, यहाँ भी बैंक जो है वो लोन देती थी, लोन से लोग व्यापार करते थे, व्यापार करके लोन चुका देते थे, और बैंक भी ग्रो हो रही थी, जमा करने वाला पैसा जमा कर रहा था, व्यापारी भी ग्रो हो रहा था, सब ठीक चल रहा था। लेकिन फिर हो गई गवर्नमेंट्स और बैंक्स जो है उन्होंने चीज़ों को मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया। कैसे? उन्होंने लोन इतना देना स्टार्ट किया, जो मैंने आपको समझाया था पहले, कि भाई मर्चेंट्स ने राजा को लोन दिया गोल्ड का, इस एजम्पशन पे कि राजा जीतेगा, अगर राजा ना जीता तो गोल्ड भी गया, राजा भी गया, इस एजम्पशन पे किया ना उसने। ऐसे ही बैंक्स ने क्या कर दिया, एजम्पशन ले लिया कि भाई हमारा जो लोन है वो वापस आएगा, ठीक है। ये मॉडर्न इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ मैं, आज की डेट की भी। बैंक्स आज के टाइम पे क्या करती हैं कि भाई लोन लेंगे, आज के टाइम पे भी करती हैं और कर भी ये बहुत पहले से रही हैं। ये 1970-1980 से ये प्रैक्टिस शुरू हो चुकी थी। कैसे? सपोज करो आप हो, ठीक है, आप 5 लाख रुपए किसी बैंक में जमा करते हो। अगला कोई बंदा आता है जो आपका भाई हो, वो जाता है बैंक और कहता है कि मुझे गाड़ी लेनी है, लोन दे दो। बैंक ने लोन दे दिया, 5 लाख उसको लोन चला गया, आपका पैसा। उसने जाके गाड़ी खरीदी, गाड़ी किसी ह्यूंडई से ले ली, ह्यूंडई की गाड़ी खरीद ली। अब ह्यूंडई का अकाउंट भी उसी बैंक में है, तो बैंक के पास तो फिर से पैसे पहुंच गए। अगला बंदा आया, उसने भी बोला भाई मुझे गाड़ी लेनी है, लोन चाहिए, उसको भी दे दिए। ऐसे ही फिर तीसरा आया। अब अगर 3 साइकिल मान ली जाए तो 15 लाख का लोन बैंक ने दे दिया है, जबकि ओरिजिनल पैसा बैंक के पास सिर्फ 5 लाख है आपका, तो बैंक ने 15 लाख का लोन दे दिया है। अब यहाँ पे बैंक की जो गैम्बल है ना, जो उसका अपना एक तरीके से मान लो कि वो जो यहाँ पे रिस्क ले रहा है वो ये है कि अगर 15 लाख वापस आ गया तो 5 लाख पे 15 लाख रुपए बैंक कमा लिया बैंक ने। लेकिन अगर वो 15 लाख वापस नहीं आया
तो बैंक 15 लाख के लॉस में है, क्योंकि बैंक के पास वो 15 लाख थे ही नहीं जो उसने लोन दे रखे हैं। ऊपर से जो 5 लाख जिसके दे रखे हैं बैंक ने, जिसके ले रखे हैं सॉरी, वो भी तो कभी वापस मांग सकता है। तो बैंक इस एजम्पशन पे चलता है कि भाई कोई क्राइसिस नहीं आएगा, कोई वॉर नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, तो जिन लोगों ने हमें पैसे दिए हुए हैं वो सारे के सारे एक साथ पैसे मांगने आएंगे नहीं। इस एजम्पशन पे वो इतनी साइकिल चला के रखते हैं। ओरिजिनल पैसे से ज़्यादा पैसा वो लोन देते हैं जो उनके पास है भी नहीं, जो पैसा उनके पास है भी नहीं, एक एजम्पशन पे कि दुनिया स्मूथ चलती रहेगी और उनका जो लोन है, जो उन्होंने 5 लाख की जगह 15 लाख दिया है, वो वापस आ जाएगा। अगर वापस उनमें से 15 नहीं भी आएगा, 10 भी आ जाए, तो भी बैंक फ़ायदे में है और मैनेज कर लेगी। लेकिन रिस्क इतना बड़ा है कि अगर नहीं आया वापस तो बैंक जो है वो दिवालिया हो जाएगी। दिवालिया छोड़ो, पूरा देश जो है वो, ये मान लो उसकी इकॉनमी कोलैप्स होने लग जाती है अगर मेजर बैंक कोलैप्स हो गए तो। और अगर बैंक जो है उसके लोन बढ़िया करके चुकता होता गया तो बैंक पैसे वाला होता चला जाता है। इसीलिए आप देखते हो कि बैंक जो है वो या तो लग्जरियस टाइप की होती है बैंक आजकल। मतलब आज क्या यार, पहले भी हमारे यहाँ कहावत चलती थी कि एसी की हवा खाने एटीएम चल रहे हैं गर्मियों के टाइम पे। तो बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर तगड़ा होता है क्योंकि पैसा ही इतना है भाई, इतना लोन दे रहे हैं, 5 की जगह 15 लोन दे रहे हैं, वापस आ रहा है तो पैसा ही पैसा है, नहीं आ रहा है तो बैंक 2-4 दिन में खबर आती है कि भाई ये तो डूब गया बैंक। और ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, ये आज भी चल रही है। मतलब बहुत ही रिस्की चीज़ है, ये मॉडर्न कैपिटलिज्म का बहुत बड़ा रिस्क है। पर चलो हम कहानी पे क्रिप्टो वाली पे आएंगे, ठीक है। समझना आप, हर कहानी इंपॉर्टेंट और ज़्यादा मतलब समझ रहे हो ना कि अगर कोई कहानी बहुत ही बढ़िया है ना, स्मार्ट लेवल ऑफ दिमाग उसमें लगा है पास्ट में, तो उसकी कहानी थोड़ी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी होती ही होती है, सिंपल नहीं हो सकती। तो खैर हुआ क्या कि 2008 में ये जो मैंने बैंक का सिस्टम बताया है, इसी वजह से आ गए ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। 2008 में हुआ था ये, बहुत ही गंदे वाले क्राइसिस आए थे। क्यों आए? क्योंकि यूएस के अंदर बैंक्स ने होम लोन देना स्टार्ट किया था लोगों को, बिना चेक किए कि वो वापस भी कर सकते हैं कि नहीं। उन्होंने सोचा कि भाई लोन ही लोन दिए जाओ, लोन ही लोन दिए जाओ, और पैसे तो वापस आ ही जाएंगे। अगर कुछ लोगों के नहीं भी आए तो क्या हुआ, पैसे तो बहुत ही कमाएंगे हम। 5 लाख पे अगर 15 लाख का लोन दे रहे हो और 2 बंदों ने वापस कर दिया तो 10 लाख रुपए तो वापस आ ही गए ना, कम गए ना पैसे। एक मार भी लेगा तो क्या हो गया, उसको झेल लेंगे, देखा जाएगा। यूएस में और यूएस के बाहर भी ऐसा हुआ था, होम लोन दिए गए बहुत ही लार्ज स्केल पे। एक तरीके का फ्रॉड था ये, फ्रॉड कह लो या फिर ये मान लो कि बहुत बड़ा फेलियर था गवर्नमेंट का। बैंक लोन देते जा रहे थे, होम लोन, अब लोग चुकता नहीं कर पा रहे, जिन लोगों को उन्होंने लोन दे दिया वो चुकता नहीं कर पा रहे ढंग से। और अजीब बात ये थी कि ये लोन देने की वजह से बैंक जब अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है तो वो ऐसे दिखाता है ना कि हमने इतने रुपए का बिजनेस कर लिया भाई। अब भाई बिजनेस तो तुमने चलो मान लो 10-15-20 लाख का कर लिया, लेकिन तुम्हारे पास पैसा है कहाँ, वो तुम तो माइनस में चल रहे हो। और जिन लोगों को पैसा दिया हुआ है वो वापस आएगा, कोई भरोसा नहीं है। तुमने दे भी ऐसे को दिया जिनकी नौकरी नहीं है। तभी तो आज जो है बैंक वो बिना सरकारी नौकरी, बिना अच्छी नौकरी के किसी को लोन नहीं देती। उस टाइम पे सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी थी नहीं। और उल्टा उस टाइम पे इतना बेवकूफ़ वाला काम हुआ था कि बैंक ने मतलब ये अपने जो बिज़नेस है ना कि भाई इतना लोन हमने दे दिया, हमारी वजह से इतने बिजनेस चल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, इसको दिखा के अपनी कंपनी पे इन्वेस्टमेंट भी ले लिया बाहर से। और जो रेटिंग देने वाली कंपनीज होती है ना, जैसे मूडीज़ है, उन्होंने भी उसको ए रेटिंग दे रखी थी, मतलब बढ़िया रेटिंग। कोई इसको बता ही नहीं रहा था कि वो कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। जिन जिन लोगों को उन्होंने होम लोन दे रखा है वो वापस नहीं कर पाएंगे। वही हुआ फिर एक दिन जो है वो समझ में आ गया कि भाई ये तो इतना सारा लोन दे दिया, बैंक इतना माइनस में है, वापस तो आ ही नहीं रहा। और जिन लोगों के पैसे बैंक में सबमिट है उन्हें कौन पकड़ाएगा पैसे, उनके पैसे कौन देगा। और हुआ क्या, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस, इतने गंदे क्राइसिस के आप इमेजिन नहीं कर सकते उस टाइम पे। ऐसे अंदाजा लगाओ कि जो लोग होम लोन का पैसा वापस नहीं कर सकते थे वो तो कर ही नहीं पाए, लेकिन जो लोग होम लोन का पैसा वापस कर सकते थे, अच्छी नौकरी कर रहे थे, वो भी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस आए। वहाँ जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा था उनके पास पैसे नहीं बचे। वो कौन लोग थे? इंडस्ट्रीज और कंपनीज चलाने वाले। अब इंडस्ट्रीज और कंपनीज चलाने वाले लोगों के इन्वेस्टमेंट अगर डूब रहे हैं तो वो क्या करेंगे? वो नौकरी से हटाएंगे वर्कर्स को। तो जो लोग अच्छा कमा रहे थे, होम लोन ले रखा था और पे भी कर सकते थे, उनकी भी नौकरी चली गई। और उनकी नौकरी चली गई तो वो लोन कहाँ से थे? ऊपर से जब क्राइसिस आते हैं ना तो खरीदना कम हो जाता है, डिमांड कम हो जाती है, तो हाउसेस की डिमांड भी कम हो गई। तो जिन घरों पे लोन ले रखा था उन घरों को बेचने के बाद भी लोन पूरा नहीं हो रहा है। इसी को तो बोलते हैं क्राइसिस। इतने गंदे क्राइसिस के समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अब ये क्राइसिस क्यों आए? क्योंकि बैंक ने गंदे तरीके से लोन दिए अपने आप को रिच बनाने के लिए और बिजनेसमैन को हेल्प करने के लिए। और ये सारी गलत प्रैक्टिस कर कौन रहा है? रिच लोग, पावरफुल लोग, एलिट्स, बैंक्स। सफर किसने किया? मिडिल क्लास, पुअर, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, उसने सफर किया, बहुत गंदा सफर किया। उनकी नौकरियां गई, घर चला गया। 10 मिलियन लोग यूएसए के अंदर जो है वो होमलेस हो गए एक रात के अंदर। अब यहीं आता है अपना सतोशी नाकामोटो भाई। ये बंदा जो है इस फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ये हर्ट था, क्या था इस स्टोरी को तो आप कभी पता ही नहीं लगा सकते, क्योंकि भाई उस बंदे की पहचान क्या है, कौन है, क्या है, किसी को पता ही नहीं है। इस बंदे को बहुत ही गंदा बुरा फील हुआ, या तो वो डायरेक्टली इसका शिकार बना होगा, ऐसा कुछ। उसने 2008 के बाद ही उसने डिसाइड कर लिया था कि ये जो गवर्नमेंट है ना, जो पैसे का कुछ भी करती है, पैसा लोन भी दे रही है, छाप भी रही हैं, सब कुछ अपनी मर्जी से करती हैं, और फिर उसके बाद हमें पता ही नहीं चलता और एक दिन खबर मिलती है कि सब उड़ हो गया है। तो उस बंदे ने सोचा कि भाई एक ऐसी करेंसी का इन्वेंशन करूंगा जो ग्लोबल करेंसी होगी, बिटकॉइन जिसको हम आज बोलते हैं। लिमिटेड अमाउंट ऑफ कॉइन्स होंगे उसके, 21 मिलियन बिटकॉइन्स ही हैं दुनिया के पास। जब लिमिटेड ही अमाउंट में क्वांटिटी है तो आप लोन वोन फालतू का दे नहीं सकते, 5 का 15 लाख नहीं दे सकते आप, वो पॉसिबल ही नहीं है। और वो ग्लोबल करेंसी होगी, उसको कोई कंट्रोल नहीं करेगा, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। एक सिस्टम बना के जाऊंगा, ऐसा सिस्टम, मेरे पास क्रिप्टो है, इसके पास क्रिप्टो है, इसके पास क्रिप्टो है, हम तीनों एक दूसरे को क्रिप्टो दे सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। उसके अलावा कोई इसको ना कंट्रोल करता है, ना किसी को कुछ पता है।
ट्रांजैक्शन होती हुई सबको दिखेंगी, कोई भी देख लो ट्रांजैक्शन कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है, पूरी ट्रांसपेरेंसी है। लेकिन मेरा नाम क्या है ये आपको पता नहीं चलेगा, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं लगा सकती, जिसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बना सकता। सिस्टम बना हुआ है, ट्रांजैक्शन करो, क्रिप्टो करेंसी आपके पास है, आपको सामने वाले से कुछ लेना है, बिटकॉइन दो, सामान लो, बिटकॉइन उसका हो गया, सामान आपका हो गया, खेल खत्म। इसके बीच में ना बैंक आएंगी, इसके बीच में ना गवर्नमेंट आएगी, कोई नहीं आ सकता। अगर ऐसी कोई करेंसी आती है तो वो एक तरीके से पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम बना रखा है दुनिया ने, उसका डिसरप्शन है, उसको तोड़ने का तरीका है। आज के टाइम पे दुनिया लोन पे ही तो चल रही है। यूएसए, इंडिया, सारे देशों के पास अगर सबकी जीडीपी मिला ली जाए तो $100 ट्रिलियन है, जबकि पूरी दुनिया के पास जो डेट है वो $300 ट्रिलियन के भी ऊपर। सबके ऊपर लोन है, सबके ऊपर लोन है, तो भाई पैसा आ कहाँ से रहा है? वो पैसा एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो सबके ऊपर लोन है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, बैंक कैसे करती है, 5 लाख रुपए अगर उसके पास आए तो 5 लाख आगे दे दिए, फिर वो पैसे फिर वापस आ गए तो 5 लाख आगे दे दिए, साइकिल्स फॉर्म कर लेते हैं, रियल मनी है ही नहीं। इस तरीके से ही सारी कंट्रीज के ऊपर डेट है, और वो ये एजम्पशन करके चलते हैं कि सब ओके ओके होगा। लेकिन जब क्राइसिस आता है तो ये पैसा कहीं है तो है नहीं, और फिर जो है डुडुडु हो जाता है। यही सतोशी नाकामोटो का रीज़न था कि भाई मैं ऐसी करेंसी बनाऊंगा, कोई जो है उसको कंट्रोल नहीं करेगा, और किसी के ऊपर कभी क्राइसिस आएंगे ही नहीं। किसी चीज़ की अगर कमी पड़ गई है, आलू की कमी पड़ गई है, तो वो महंगा हो जाएगा, लेकिन तुम जान के किसी चीज़ को महंगा नहीं कर सकते। सतोशी नाकामोटो को ये अच्छे से पता था कि जिस दिन मैं इसको लॉन्च करूँगा, भाई ये बहुत ही डेंजरस काम है। अगर लॉन्च करते हुए उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी तो भाई ये जितनी भी कंपनीज़ है ना, सारी कंपनीज़ 90% कंपनीज़ डेट के ऊपर चलती हैं, लोन्स पे चलती हैं। ये सारी कंपनीज़ का भांडा फूट जाएगा। इन कंपनीज़ की भांडा तो नहीं फूटेगा, लेकिन इन कंपनीज़ का सारा मैकेनिज्म फेल होने के चांसेस हैं। और जब ऐसा होगा तो ऐसे बंदे को वो सबसे पहले निपटाने की कोशिश करेंगे। इसमें बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, वो ये जो बिटकॉइन आप सुन भी रहे हो ना, ये सुन भी नहीं पाते अगर उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती तो। वो रातों रात, 2 रात, 3 रात, 4 रात में पता नहीं कहाँ पहुंच जाता, उसको गायब कर देता था। इसलिए उसने अपनी कभी आइडेंटिटी नहीं बताई। उसने सीधे बिटकॉइन लॉन्च करा, दुनिया को समझाने की कोशिश करी एनोनिमसली कि भाई ये क्या है बिटकॉइन, क्या नहीं है। सबसे पहले विकीलीक्स, इसने बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया कि भाई मैं बिटकॉइन करेंसी में डोनेशन ले लूंगा। और हुआ क्यों ऐसा? क्योंकि विकीलीक्स को बैन कर दिया था, पेपाल ने, वीज़ा ने, मास्टर कार्ड ने, इन्होंने सबने बैन कर दिया था विकीलीक्स को, और फिर विकीलीक्स जो है उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। जब ऐसा हुआ तो सतोशी नाकामोटो की खुद की लाइन थी कि अगर बिटकॉइन को किसी और तरीके से एक्सेप्ट करा जाता दुनिया में तो ज़्यादा अच्छा होता। विकीलीक्स ने ऐसी ततैया का छत्ता फोड़ दिया है, जिसकी ततैया जो है, ततैया समझते हो ना आप, मधुमक्खी, वो अब सतोशी नाकामोटो के पीछे आएंगे, क्योंकि पहले ही बिटकॉइन जो है वो इतना बड़ा डिस्ट्रप्शन कर रहा है। और फिर बिटकॉइन का वही सिस्टम था कि भाई उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। एक बार सिस्टम उसने बना दिया, अब उसे कोई कंट्रोल नहीं करता है। इनफैक्ट उसे सतोशी नाकामोटो भी कंट्रोल नहीं करता है, वो सिस्टम बन चुका है। तो गवर्नमेंट उसको बैन ही नहीं कर सकती। अगर कोई डोनेशन ले रहा है तो भाई लो, क्या कर सकते हैं आप, कोई चॉइस ही नहीं है। बिटकॉइन है, वो तो फ्लो हो रहा है, वो तो ग्लोबल करेंसी है, कोई उसको कंट्रोल नहीं करता, कोई उसको रोक नहीं सकता। और फिर सतोशी नाकामोटो ने 12 दिसंबर को अपनी लास्ट पोस्ट दी। उस पोस्ट में उसने बोला कि आई हैव मूव्ड ऑन टू अदर थिंग्स, मतलब मैं अब मूव ऑन कर चुका हूँ, और जो इस टाइम बिटकॉइन पे काम करने वाले लोग हैं वो बहुत स्मार्ट हैं और वो इसको ग्रो करा देंगे। बाद में बिटकॉइन से लोग जुड़ गए थे, उनकी जान को इतना कोई खास खतरा नहीं था, क्योंकि वो डायरेक्टली उसमें, उन्होंने तो नहीं इन्वेंशन करा ना, कोई ना कोई तो आएगा ही उसका विकास करने, इतने सारे लोग हैं, दुनिया है। उसके बाद फिर सतोशी नाकामोटो ने लास्ट ये पोस्ट डाली, और फिर वो कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। उसके पास बिटकॉइन के 1.1 मिलियन कॉइन्स हैं आज की डेट में भी, लेकिन ना तो उसने उन्हें आज तक छुआ, ना यूज़ किया। दुनिया का 11th या 10th रिचेस्ट आदमी है, और आदमी है कि औरत है यही नहीं पता, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सतोशी नाकामोटो सिर्फ एक आदमी है। अब सतोशी नाकामोटो ने एक ऐसी करेंसी बनाई कैसे, उसकी भी मैं वीडियो बना सकता हूँ, उसके लिए पार्ट 2 बना दूंगा मैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो गए कमेंट्स में बताना। क्योंकि ये कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है कि आप एक करेंसी बना दो। कैसे, क्या है, क्या करेंसी है, करती क्या है, होता क्या है, ये सारी चीज़ें। पर एक बात सच्ची है, क्रिप्टो करेंसी आने वाले टाइम में फ्यूचर है। क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट अभी रेसिस्ट कर रही है, इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। क्योंकि गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेंगी तो गवर्नमेंट की पावर चली जाएगी। लेकिन जब एक चीज़ का इन्वेंशन होता है ना, जो अपने टाइम से पहले हो जाए, तो हो सकता है कि उसको दबा दिया जाए, हो सकता है कि उसको वेट कराया जाए, डिले हो, लेकिन वो फिर उठ के आता है, क्योंकि लोगों के दिमाग में वो घर कर चुका है, और वो एक दिन आएगा, वो वापस आएगा, और फिर वो क्रिप्टो करेंसी इतनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि दुनिया का सिस्टम चेंज हो जाएगा। एक नई दुनिया, एक नया फाइनेंशियल सिस्टम शुरू होगा। होपफुली वीडियो समझ में आएगी होगी, नहीं आई तो कमेंट्स में डालो क्वेश्चंस अपने। लोग इतने स्मार्ट हैं कि आपके आंसर्स देंगे वहाँ पे। यही था आज के लिए।